हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट को हम लोग क्यों स्टडी करना पड़ता है उसको समझिए। बिजनेस करते समय ना ऐसा बहुत सारा चीज होगा जो आपका बियॉन्ड होगा कंट्रोल का। ठीक है, भले आप ही का बिजनेस है, आप पूरा सब कुछ रेडी करके रखे हैं, पर फिर भी ऐसा कुछ चीज होगा ना जिसको आप चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, यानी कि वो आपका कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, जैसे क्या, जैसे उदाहरण मान लीजिए, गवर्नमेंट ही समझ लीजिए। गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो तो आपका कंट्रोल से बाहर ही है ना। ठीक है, तो बोला यह जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट में कि भाई इस बदलता हुआ इन्वायरमेंट में, जो इन्वायरमेंट बार बार चेंज होता रहता है, चाहे गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, ये भी सब बार बार चेंज होते रहता है। तो एक बिजनेस को चाहिए कि वो सारा चीज एज पर इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते चले, यानी कि खुद को अडॉप्ट करते फिरते चले। ठीक है, जैसा उसको अपॉर्चुनिटी दिखा अपॉर्चुनिटी करे, और जैसा अगर फ्रेश थ्रेट आ जाए तो उसको अच्छा से वो सामना भी करे। ठीक है, ये बिल्कुल सेम, बस इतना ही बोलना चाह रहा है भाई कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो कृष्ण भगवान बोले हैं ना, वो यहाँ पर बिल्कुल आगे अप्लाई होता है। चाहे कृष्ण भगवान का सुन लीजिए, या तो चार्ल्स डार्विन का जो वो जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो थ्योरी है ना, उसमें भी सेम बात बताता है कि जो इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा वो यहाँ पर टिकेगा, नहीं तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, इसका तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे आपका नोकिया नोकिया फोन बिजनेस में क्लासिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, वो अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं की। समय के साथ चेंज नहीं की तो उसके साथ क्या हुआ, समय के साथ जब चेंज नहीं की तो क्या हुआ, समय उसको खत्म कर दिया, मिटा के रख दिया। इसलिए चेंज को, बदलता हुआ जो चेंज आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करके उसमें जो जो भी चीज है उसको अडॉप्ट करते, मतलब अपने बिजनेस को चेंजेस के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना पड़ता है भाई, कि जैसे जैसे चेंज होते जाएगा तो अडेप्ट टू चेंजेस, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड फेस थ्रेट्स इफेक्टिवली, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, देखिए अब मेनली आपका बिजनेस इन्वायरमेंट इंडस्ट्री जब हम बता रहे हैं कि आपको ना केवल ऐसा चीज के बारे में यहाँ पढ़ने बोला गया है जो आपका बियॉन्ड द कंट्रोल हो। यानी कि देखिएगा, इसमें जो आप पढ़ेंगे ना वो केवल आप मैक्रो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ऐसा चीज बिजनेस का जो आपका कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में है उसके बारे में आपको सिलेबस में गायब है। दो प्रकार का इन्वायरमेंट होता है बिजनेस में। ठीक है, एक होता है आपका मैक्रो, एक होता है आपका माइक्रो। ठीक है, तो वो केवल मैक्रो पढ़ना है, आगे नीचे दोस्तों समय डिटेल में देखेंगे। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए था। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हम लोग का मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल के हिसाब से डिफिनेशन क्या है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक क्या आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब अलग अलग फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, कोर्ट, कॉम्पिटिटर एंड इंडिविजुअल दैट अफेक्ट द बिजनेस, ये मेन लाइन है, अफेक्ट द बिजनेस बट रिमेन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। समझा, कुछ ऐसा चीज, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ऐसा इंस्टीट्यूशन बोलिए, या अलग अलग जो कोर्ट है, इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये सब आपका कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिटिक्स रूल बना रही है, कभी वो चेंज कर देती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, लिकर का ही बात करते हैं, ये तो हम अपना पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा से देखे। देखिए कुछ उस समय क्या था ना, एक आदमी था जो अपने एक बार खोला। ठीक है, जहां पर अल्कोहल कंज्यूम होता है, बार खोला। उस समय तक गवर्नमेंट ना, जितना भी जो टेंडर होता दारू बेचने का, उस समय तक केवल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं था, उस समय प्राइवेट लोग भी खोल सकता था। आई थिंक 2016-17 का बात है। ठीक है, तो हम वहां पर देखे, फिर एक आदमी जिस समय प्राइवेट रखा, वो बहुत बड़ा एक बार खोला। अब गवर्नमेंट एक साल बाद की, 6 महीना बाद क्या की, बोले भाई कि जो प्राइवेट प्लेयर में जो बेचने वाला खिलाड़ी है ना, उसको गवर्नमेंट बंद कर दी। बोले सारा दारू हम बेचेंगे। तो बेचारा क्या, मजबूरी में बंद करना पड़ गया। मजबूरी में बंद करना पड़ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का नियम आने लगा भाई कि 500 मीटर तक आप नेशनल हाईवे में दारू नहीं बेच सकते। दुनिया भर कहीं से होने लगा, है कि नहीं। तो ये सब क्या था, ये सब आपका कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट कब लॉ ला करके वो चीज को बैन कर दे, आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये है आपको बच्चों बिजनेस इन्वायरमेंट बोलने का मतलब, जो चीज आपका कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये है डिफिनेशन। एग्जाम्पल में, गवर्नमेंट रेजेस टैक्सेस इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट। वैसे गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा देगी सामान सबका, तो वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। सामान का अगर दाम टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा दी, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आपको रॉ मटेरियल पे जो आप 10 रुपये टैक्स देते थे, अब गवर्नमेंट को टैक्स लगा के 25 रुपये कर दी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में रेंडर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ही नया टेक्नोलॉजी आया, पुराना वाला गायब। आप ही को देख लीजिए, आप ही लोग तो एक समय में हम लोग पूरा क्रेज करते थे भाई कि तुम्हारे पास कौन सा वर्जन का फोन है। मेरे पास उस समय अलग अलग वर्जन निकलता था, लॉलीपॉप बोल के, आपका मैशमेलो मैशमेलो बोल के,
अलग अलग टाइप का वर्जन था, तो सबको लगा फिर तेरा कौन सा वर्जन है, मेरा ये वर्जन है। तो क्या एक प्रकार क्रेज था कि नहीं न्यू टेक्नोलॉजी का। तो ये था बच्चों। अब यहाँ पे एक सिंपल सा कोट है, टेक द यूनिवर्स सब्ट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन द रिमाइंडर इज इन्वायरमेंट। तो याद रखिएगा, ये आपका हिस्ट्री का बुक में लिखा हुआ था। लिखे क्यों हम, सीबीएसई कोई भी एक लाइन उठा देगा और बोल देगा इसको एक्सप्लेन करो, और एनसीईआरटी का ही वो लाइन रहेगा। इसलिए टेक द यूनिवर्स सब्ट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन द रिमाइंडर इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। एमसीक्यू में पूछना देख भाई, टेक द यूनिवर्स माइनस ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, तो फिर बिजनेस, फिर क्या होगा वो आंसर उसका इन्वायरमेंट। तो इसलिए इस लाइन को हम डाल दिए, ताकि थोड़ा फैंसी लाइन और अच्छा लग रहा था। फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, क्या क्या फीचर्स देखिए। आपको केवल एक्सटर्नल फोर्स पढ़ना है पहले। तो देखिए दो प्रकार का है, एक है आपका स्पेसिफिक फोर्सेस और एक है आपका जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या है, आपका डायरेक्टली अफेक्ट इंडिविजुअल इंटरप्राइज, जैसे कस्टमर कॉम्पिटिटर सप्लायर इन्वेस्टर। और एक जनरल फोर्सेस क्या है, अफेक्ट्स ऑल इंटरप्राइजेस इनडायरेक्टली, जैसे सोशल ट्रेंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये जो स्पेसिफिक फोर्स बोला जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या, माइक्रो इन्वायरमेंट। ये आपका माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है। और ये वाला जो देख रहे हैं आप जनरल फोर्सेस, मैक्रो इन्वायरमेंट। अब इसका डिफरेंस क्या होता है सर, डिफरेंस सुनिए क्या होता है। स्पेसिफिक फोर्स जो दिख रहा है ना, ये आप किसी कंपनी का स्पेसिफिक पे लगेगा, मतलब जो कंपनी है केवल उस पर अप्लाई होगा। मान लीजिए XYZ नाम का कंपनी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक फोर्स बोलने का मतलब है कि XYZ लिमिटेड जो कंपनी है अपना कस्टमर को कैसे डील करती है, अपना कॉम्पिटिटर को कैसे डील करती है, सप्लाई को कैसे मैनेज करती है, इन्वेस्टर को कैसे मैनेज करती है, ये केवल उस XYZ लिमिटेड के लिए है। वो जो भी चेंज करेगी, XYZ लिमिटेड जो भी चेंज करेगी, केवल वो स्पेसिफिक फोर्स पे आएगा, और वो केवल अपने लिए चेंज किया है। और मान लीजिए कोई दूसरा कंपनी है ABC लिमिटेड, उस पर वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मान लीजिए कस्टमर को इसको अच्छा ट्रीट, अपना कस्टमर को अच्छा ट्रीट करना, तो XYZ लिमिटेड ट्रीट कर रही है। एप्पल आपको अच्छा सर्विस है, तो वो केवल एप्पल दे रहा है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी जो आप जो देखते हैं, सिक्योरिटी का जो फीचर देखते हैं, वो आपको एप्पल दे रहा है, सारा कंपनी तो नहीं दे रहा है ना। तो ये जो भी कर रही है स्पेसिफिक फोर्स में, जो भी चीज होता है ना, वो केवल एक ही कंपनी के लिए होता है, जो उसको अप्लाई करेगी उसी, केवल उसी पर, ठीक है, केवल XYZ पे, ठीक है। वो जैसे ABC दूसरा अगर कंपनी है, सेम दोनों मोबाइल का भी होगा, तो XYZ में केवल अप्लाई होगा आपका स्पेसिफिक फोर्स। जनरल फोर्स कब अप्लाई होता है, जनरल फोर्स बोलने का मतलब है यहाँ पर जो आएगा ना, जैसे सोशल ट्रेंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब पे लागू हो जाएगा। जितना भी मोबाइल इंडस्ट्री में XYZ है, मान लीजिए ABC लिमिटेड है, आपका एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, जितना जितना सब कुछ है ना, वो सब पे ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ समय पहले बात चल रहा था भाई, कि देसी कंपनी लोग को 10,000 से नीचे का मोबाइल बेचने अलाउ होगा, तो ये सब पे अलाउ हो जाएगा ना। जितना भी बाहर का कंपनी है जो बेचते हैं मोबाइल, चाहे वो एप्पल हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे ओप्पो, वीवो, कुछ भी हो, तो सब पे लागू हो जाएगा। तो क्या आपका पॉलिटिकल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कारण, या बोले पॉलिटिक्स के कारण उसमें वो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सब पे पड़ेगा ना। यहाँ पर क्या है, जनरल फोर्स मतलब क्या, सब पे पड़ेगा, और स्पेसिफिक क्या है, केवल उसी पर्टिकुलर फॉर्म पे या उसी पर्टिकुलर कंपनी में पड़ेगा। ये दोनों में मेन अंतर है बच्चों, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इंटर इंटररिलेटेडनेस, ऑब्वियसली सब आपस में इंटररिलेटेड रहता है। वेरियस एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर क्लोजली कनेक्टेड, अ चेंज इन वन अफेक्ट्स अदर, ऑब्वियसली बात है, एक में चेंज लाइएगा दूसरा में इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई सबका बात नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज आपस में इंटरकनेक्टेड ही होता है, खासकर बिजनेस में। अब जैसे ऐसे समझिए, इधर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो मेरे मान लीजिए सेल का काम कर रही है, इधर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। अब सोच के देखिए, प्रोडक्शन के बारे में सामान बनाएगा, अब सोचिए अगर ये क्वालिटी खराब करेगा, अगर ये क्वालिटी खराब कर दिया, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाने में उस जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो मार्केटिंग वाला भी तो कम ही सेल कर पाएगा ना, क्योंकि भाई कस्टमर खरीदेगा नहीं। तो इसका इम्पैक्ट कहाँ आपको मार्केटिंग में भी दिख रहा है कि नहीं। तो क्या आपस में सब कुछ इंटरलेटेड है, और मार्केटिंग में कम दिखेगा तो पैसा कम आएगा, फिर रेवेन्यू कम जनरेट होगा, रेवेन्यू कम जनरेट होगा तो ओवरऑल सबको दिक्कत होने स्टार्ट कर देगा। तो क्या सब आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं। तो क्या डायनामिक नेचर, ऑब्वियस है, डायनामिक नेचर बोलने का मतलब होता है कि भाई बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, तो चाहिए क्या कि उस चेंज में खुद को इवॉल्व करते रहो, ठीक है, जरूरत के हिसाब से खुद को चेंज करते रहो। जैसे क्या, अभी पहले जैसे क्या होता था गवर्नमेंट कंपनी में, पहले रजिस्टर में, ये तो छोटा मोटा चेंजेस है, पहले केवल रजिस्टर में अटेंडेंस बनता था, अब किससे बनता है, अब बायोमेट्रिक से बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें टाइम वेस्ट, इसमें फ्रॉड होने का बहुत चांस होता है रजिस्टर में। कभी कोई आके बना के बस चल दिया, इसे बस आया बनाया घर चल दिया, इसमें क्या भाई आपको सुबह शाम दोनों टाइम पंच करना है। हालांकि भाई लोग इसका भी जुगाड़ निकाल लेता है, लेकिन फिर भी इससे तो बेटर ही है, ठीक है।
फिर कंपटीशन में अगर उधर आइएगा तो एप्पल के साथ होता, एप्पल जो थी, एप्पल बोलते सॉरी नोकिया जो थी, जब एंड्रॉयड आया माफ कीजिएगा, जब एंड्रॉयड आया ना, तो एप्पल जो नोकिया कंपनी थी ना, वो एंड्रॉयड में अपने आप को स्विच नहीं किया, ठीक है, चेंज अपने आप को चेंज में ढाला नहीं क्या, फिर ये गायब हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों होता है, बच्चों के जो डायनामिक नेचर है, उसका मतलब सिंपल बस इतना ही है कि जैसा इन्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से अडॉप्ट होना पड़ेगा। जैसे आपको बताएं, कृष्ण भगवान भी बोले हैं और चार्ल्स डार्विन भी सेम बात को बोले हैं, ठीक है। साइंस में नहीं तो भगवान पे, भगवान पे नहीं तो साइंस पे, जिस पे आपको भरोसा करना है उस पर भरोसा कीजिए, ठीक है। अनसर्टनिटी ऑब्वियस है, फ्यूचर बहुत अनसर्टन होता है भाई, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। सोच के देखिए, जब कोरोना ही आया था तो कोई सोचा था क्या कि हम लोग जिंदगी में कभी ऐसा भी दिन दिखेंगे? क्या आप ही कभी सोचे थे अपने स्कूल लाइफ तक भाई सालों, मतलब सालों तक छुट्टी ही रहेगा, पूरा एक साल छुट्टी में बीत जाएगा? कोई सोचे नहीं थे ना। अनसर्टन बहुत होता है, सेम लाइक बिजनेस में भी बहुत ज्यादा अनसर्टनिटी होता है, ठीक है। कब किस समय आ जाए, आज आपका बिजनेस पूरा बूम कर रहा है, कल पता नहीं क्या हो जाए, सीधे धड़ाले से गिर सकते हैं आप। और ये सेलिब्रिटी लोग के साथ भी होता है, देखिएगा ना, सेलिब्रिटी लोग जब हिट कर गया तो दुनिया भर का कॉन्ट्रैक्ट, दुनिया भर का कॉन्ट्रैक्ट, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम मिलता है। एक बार जब किसी प्रकार से उस पे जब कंट्रोवर्सी छिड़ता है, एकदम धड़ल्ले से सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, सब कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो क्या ये है कि भाई इन्वायरमेंट के हिसाब से आदमी को चेंज होते रहना चाहिए, वरना बहुत दिक्कत है। कॉम्प्लेक्सिटी, environment consists of numerous interrelated and dynamic factors from multiple sources। भाई देखिए, अब इसमें क्या हर चीज आपस में कनेक्टेड रहता है, ठीक है, मल्टीपल चीज आपस में इतना सो कनेक्टेड जोड़ देगा या हर चीज एक दूसरे इतना इंटरडिपेंडेंट हो जाता है कि क्या वो एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि भाई दिक्कत क्या आ रहा है। फिर रिलेटिविटी, द इन्वायरमेंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री, बाय कंट्री और रीजन। एग्जांपल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन इंडिया वर्सेस यूएसए। obvious सी बात है भाई, इंडिया में जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है और जो यूएसए में जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अलग अलग, कस्टमर का माइंडसेट तक अलग होता है। जैसे कि समझिए, हम आपको इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं। चाइना हो गया, जापान हो गया, इधर हम लोग आ जाइए इंडिया हो गया। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिक चिक के चिल्ला के बोलना पड़ता है बहुत बार, डायरेक्टली नहीं बोलता, इनडायरेक्टली बोलता है कि भाई मेड इन इंडिया चीज खरीदिए, मेड इन इंडिया चीज खरीदिए। लेकिन नहीं, हम लोग क्या देखते हैं भाई कि चीप कौन है, सस्ता कौन है, हम लोग सामान खरीद लेंगे। चाइना और जापान का ऐसा कंडीशन नहीं है बच्चों, ये लोग बहुत लॉयल होता है, कोई गलत फहमी नहीं पालिएगा। ये लोग अपना ही कंट्री का बना हुआ प्रोडक्ट खरीदेगा, ये लोग इनबिल्ट इस पे आदत है लोग का, ठीक है। इंडिया वाला सबका हम लोग का वैसा नेचर है, गवर्नमेंट को जहाँ पर पुश करना पड़ता है जबरदस्ती, जबकि चाह के गवर्नमेंट ऐसे WHO अलाउ नहीं करती है कि देश का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो जाए और बोले कि तुम केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदो, ठीक है। और चाइना और जापान का कंट्री को अपना सिटीजन को बोलना नहीं पड़ता है, वहाँ का माइंड सेट ही है कि भाई हम अपना ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, समझ में आया? तो इसी प्रकार से बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत अलग अलग होता है, समझ में आया? तो ये था बच्चों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट में। एक, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज को, आपको वैसा अपॉर्चुनिटी मिल सकेगा, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजिंग द चेंज इन द इन्वायरमेंट अर्ली गिव्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखिए, अगर आप सही मायने में जो चेंजेस आ रहा है उसमें अगर आप पहला एडवांटेज, पहला पर्सन बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि उस फील्ड में उतरने का आपको पहला एडवांटेज तो मिलेगा, मतलब मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम अभी रिसेंट में जो हम देखें, जो फूड डिलीवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, टोमेटो लिख दिया, सॉरी जोमेटो का, जोमेटो और स्विगी, ये दोनों बहुत दबदबा रखता है। ये दोनों हम जहां तक हम देखें अब चेंजेस के हिसाब से, ये दोनों पहला अर्ली एडवांटेज, मतलब पहले बार इस मार्केट में कूदा था। कुछ नो बोलिए, इन दोनों के पास अपना अर्ली एडवांटेज है, एक नाम तो रहता ही है, ठीक है। उस फील्ड में कूदिएगा तो उसमें आपका पहला जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का आपको जो एडवांटेज जो है वो उसको फैसिलिटी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो इनडायरेक्टली मिलता है, डायरेक्टली नहीं मिलता है। अब इस देखिए, मारुति उद्योग इन स्मॉल कार प्रोडक्शन, वैसे कार का मैन्युफैक्चरिंग में मारुति बहुत पहले कूद गया था, एक्सपीरियंस दुनिया भर का चीज, तभी ना इससे जाकर के सुजुकी टाई अप किया, कोलैबोरेशन किया, ठीक है। फिर दूसरा, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं भाई, अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट दैट हेल्प्स एंटरप्राइजेस टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फॉरेन कंपनी एंटरिंग इन द मार्केट। आप थ्रेट को भी आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है।
थ्रेट को भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई बिजनेस अगर हिट हो जाता है ना, देखिए सुनिए मेरी बात, बड़ा बड़ा लोग करता क्या है, बहुत बार ऐसा क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही खरीद लेगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं यूट्यूब का ही। यूट्यूब को कोई और बनाया था, यूट्यूब को कोई और बनाया था, पर गूगल को लगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, इस चीज में बहुत पोटेंशियल है, तो इसको मार्केट में फेमस होने से पहले ही गूगल इसको खरीद के रख लिया। समझ में आया? तो क्या है, आप ये एक प्रकार का, सॉरी ये तो हम आपको अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल दे दिया ना, आपको थ्रेड का भी देना है, थ्रेड का दूसरा देते हैं। ठीक है, ये जो था ना, इसको लगा भाई कि ये बहुत ज्यादा क्या बोलिएगा, लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, गूगल को लगा कि यूट्यूब तरक्की करेगा, तो क्या हुआ, गूगल आपका यूट्यूब को पूरा खरीद लिया। उस समय तक यूट्यूब का गूगल नहीं था। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल ज्यादा सूट करेगा। अच्छा, थ्रेट के बारे में सुनिए। थ्रेट में क्या होता है भाई कि बहुत बार हम लोग को ना थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, वरना जैसे अभी गूगल किया ना, गूगल क्या किया इस यूट्यूब, अच्छा हाँ इसी एग्जांपल दे रहे थे, सॉरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से। गूगल क्या किया, यूट्यूब को खरीद लिया ना, तो फिर यूट्यूब में कितना पोटेंशियल था। आज अगर ये इंडिपेंडेंट होता, आज अगर ये यूट्यूब इंडिपेंडेंट होता, तो उसके पास कितना $1 बिलियन का वो कंपनी होता आज, पर नहीं, जो कोई और खरीद लिया। तो देखिए थ्रेट जो होता है ना बच्चों, इसको आपको समझना चाहिए कि भाई आपका कॉम्पिटिटर आपको खरीद ना ले या आपको डिस्ट्रॉय ना कर दे। ऐसा बहुत सारा चीज़ है मार्केट में। ठीक है, जैसे कि खासकर बात करते हैं, जैसे कि देखिए ये जो हम लोग का इंडिया का फ़ोन है माइक्रोमैक्स, ऐसे कुछ नाम है ना, माइक्रोमैक्स, माइक्रोमैक्स के साथ नाम है, और लावा सावा करके और एक दो है। ये लोग आपको इंडिया में नहीं दिखता है, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ये लोग को खा गया, देखो उतना कैपेबिलिटी नहीं था, या बोले उतना क्षमता नहीं था, या उस लेवल के लोग फ़ोन नहीं बनाए जो कस्टमर को पसंद है। इसका जो कॉम्पिटिटर है आपका, जैसे कि ओप्पो वीवो ये सब, पूरा ये लोग खा गया। सैमसंग और एप्पल का तो अपना एक सेट ऑफ कस्टमर है, तो बिल्कुल अलग चीज़ हो जाता है। तो मैं, तो ये क्या बच्चों थ्रेट रहता है। इस थ्रेट से बचने के लिए आपको सावधानी बरतना पड़ता है कि भाई के कंपनी में, कि भाई देखना पड़ता है कहीं हमको कोई खा नहीं जाए। जनरली पता है जापान में ऐसा नहीं होता है। जब जापान में जब ऐसा होता क्या, जब छोटा इंडस्ट्री सबको डर लगता है ना कि बड़ा इंडस्ट्री उसको शेयर पूरा खरीद के अपने कंट्रोल ना कर ले, तो ये लोग ना अपने आप को बैंक से सपोर्ट करवा लेता है। बैंक में जाकर के अपना शेयर कुछ ऐसा सेटिंग करता है, समझ लीजिए कि जैसे ही अगर लगा कि स्मॉल बिजनेस सबको कि भाई हम लोग का बिजनेस को कोई खरीदने जा रहा है और हम लोग से ऑनरशिप छीन लेगा, तो बैंक उसका खरीदने से पहले ही वो खरीद के रख लेगी। ठीक है, तो इस तरह से वो स्मॉल बिजनेस वाला सब करता है आपका जापान में। इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, टैपिंग रिसोर्सेज, बिजनेस गैदर एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड रिटर्न आउटपुट टू सोसाइटी इनहेंसिंग इफिशिएंसी। ऑब्वियस है, हम लोग सोसाइटी से लेते हैं और सोसाइटी को ही रिटर्न कर देते हैं, तो अच्छा से इनहेंस करके। कोपिंग विद चेंजेस, ऑब्वियस सी बात है भाई कि बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है क्या, कि भाई समय के हिसाब से खुद को चेंज करना और उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी भी बनाना। ठीक है, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, ऑब्वियस है भाई। नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट सपोर्ट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, जो प्लानिंग है जो पॉलिसी है वो ऑब्वियस है, जो बदलता हुआ सिनेरियो उसी के हिसाब से बनाइएगा, पुराना समय के हिसाब से नहीं बनाइएगा, है कि नहीं? तो ये है इसका मतलब। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अब ऑब्वियस है फर्स्ट फर्म्स अडॉप्ट वेल एज टू देयर इन्वायरमेंट ऑफन अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ एंड सक्सेस। ऑब्वियस है, तो जितना जल्दी चेंज को अडॉप्ट करेगा, टेक्नोलॉजी को चेंज अगर अडॉप्ट नहीं कीजिएगा तो भाई आप तो डुबा देगा। टेक्नोलॉजी पे आपको आना बहुत जरूरी होता है बच्चों, टेक्नोलॉजिकल चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, तो पूरा कंपनी का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिए, नोकिया हो गया आपका, आप लोग कोटेक का नाम नहीं सुने होंगे शायद। कोटेक एक समय में रील बना देते हो कैमरा में खिचिक खिचिक करने के लिए, और इंटरेस्टिंगली वो कोटेक का ही एम्प्लॉय था जो डिजिटल कैमरा भी बनाया था, डिजिटल कैमरा भी बनाया था। आने वाला फ्यूचर समझ, डिजिटल कैमरा जिसमें आज आप फोटो खींच रहे हैं, तो कोटेक कंपनी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं की, उसी का एम्प्लॉय बनाया था उसको, कि भाई ये, उसको लगा कि अगर हम लोग इसको बंद करते हैं, अगर इसको उतार देते हैं डिजिटल कैमरा को मार्केट में, तो क्या कि कोटेक का पहले रील बिकता था, पहले कैमरा में रील रहता था, रील ब्लैक कलर का रील, तो वो लोग का बिकेगा नहीं। तो इस कारण से ना ये डिजिटल कैमरा को लोग लॉन्च नहीं किया, तो ये डिजिटल वाला अलग हो गया और बाद में जाके अपना खुद खोल लिया। ठीक है, या तो शायद सोनी एरिक्सन से जाके मिल गया था और उसके बाद मार्केट में लॉन्च कर दिया। क्या वो कोटेक आज का डेट में देखिए गायब मार्केट से। समझ में आया? तो ये सब जरूरी है बच्चों, खुद के साथ चेंज करना, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, और जो खुद को टेक्नोलॉजी के साथ चेंज कर लेता है तो ऑब्वियस है उसका कॉस्ट देखिएगा कम पड़ेगा। ठीक है, अभी अभी सोच के देखिए, हम आपको एक और आपको प्रैक्टिकल लाइफ उदाहरण देते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग चेंज किए हैं। पहले छत का जो ढलाई होता था, कंस्ट्रक्शन का काम, उसमें लेबर लोग क्या होता था, लेबर लोग चढ़ चढ़ के अपना सर पे ऐसे ऐसे उठा करके
ये ढलाई करना छत को, यहाँ पर जाके पटकता था, यहाँ पर जाके छत में से पटकता था वो कंक्रीट, तो जिसमें बालू लोग रहता है, छोटा छोटा पत्थर होता है, सीमेंट उमेंट डाल के सीधा छत को ढलाई के लिए पटकता है। अब सोचिए अगर वो छत 2,000 स्क्वायर फीट का होता तो भाई वो एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है, बहुत लंबा समय खींचेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अब क्या, अब आ गया मशीन। ये मशीन मशीन से कुछ घंटों में कर देगा, जो लेबर 2 दिन लगा देगा, लेबर सब मिल करके, ये मशीन उसको कुछ घंटों में कर देगा, कुछ आवर्स में करे करे कंप्लीट कर देगा। तो क्या ये सब, क्या ये सब टेक्नोलॉजी आने का इम्प्रूवमेंट है, ठीक। अच्छा ये देखिए क्या है, ये वो चीज है जो आपका पूरा चैप्टर को कवर कर सकती है। इसको हम क्यों डालें, तो इसमें आपको एक्चुअली पता चलेगा बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है और आप पढ़ क्या रहे हैं। देखिए सही मायने में बिजनेस इन्वायरमेंट में 2 फैक्टर होता है, एक इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, जो इन्फ्लुएंस करता है किसको, हम लोग का बिजनेस को, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक इंटरनल फैक्ट इन्वायरमेंट और एक हम लोग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें कंपनी का ओनर, उसका एम्प्लॉय, उसका मैनेजमेंट और उसका कंपनी का जो कल्चर होता है वो केवल इंटरनल इन्वायरमेंट में आने का काम करता है। लेकिन जब बात की जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को बाद में फर्दर 2 भाग में बांटते हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। अब माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ये एक हद तक, एक लिमिटेड वे में आप इसको बिजनेसमैन सब कंट्रोल कर पाता है, और मैक्रो क्या भाई, उसको तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, वो आपका कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो ये क्या, ये जो कॉस्मिक वर्ड जो वर्ड दिख रहा है ना, ये जेन्युइन एब्रिविएशन में जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। कॉस्मिक का मतलब यहाँ कस्टमर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सी का, और ओ का मतलब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सी का मतलब सप्लायर हो गया, एम का मतलब मार्केट या पब्लिक बोलिए, यहाँ आई का मतलब इंटरमीडिएट और सी का मतलब यहाँ कॉम्पिटिशन। लेकिन आपको केवल पढ़ना है ये वाला पार्ट, आपका सिलेबस में केवल यही है। पेस्टल, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एस से सोशल इन्वायरमेंट, टी से टेक्नोलॉजिकल, एल से लीगल और ई से इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। समझ में आया? तो ये आपका सिलेबस में केवल ये कवर किया गया है। इसलिए आपका देखिए स्टार्टिंग हेडिंग में क्या लिखा था, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, और ये जो स्पेसिफिक फोर्स था ना वो ये सब था, स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है बच्चों, आपका सिलेबस में केवल यही कवर किया गया है। तो इसी को चलिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। ये फिर बता इसलिए दिए ताकि अब वो कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये उसका प्रॉपर चार्ट है जो आपको हम बना के दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कम से कम ज्यादा ज्यादा खाली कीजिए क्या, देखिए आपको जो याद रखने चीज जरूरत है बस उतना समझ लीजिए क्या, उसको जो कम से कम एटलीस्ट नाम याद रखिएगा। आपको जो पढ़ना है ना वो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को सब 2 भाग में बांटते हैं, एक माइक्रो इन्वायरमेंट और दूसरा मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। माइक्रो में है आपका कॉस्मिक और आपका मैक्रो में है पेस्टल, बस इतना नाम याद रखिएगा, ठीक है। और पेस्टल में ये सब याद रखिए, तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना ही है। इससे बस याद रखिए, कॉस्मिक मतलब सी से कस्टमर, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस से सप्लायर, एम से मार्केट, आई से इंटरमीडिएट और सी से कॉम्पिटिटर। नाम बस याद रखिएगा, और उसके बाद मैक्रो तो आपको ये डिटेल पढ़िएगा तो अभी याद हो ही जाएगा, ठीक। तो ये था जो अलग अलग आप डायमेंशन देख रहे हैं, एलिमेंट्स देख रहे हैं बिजनेस का, वो क्या आपका केवल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, मैक्रो का, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मैक्रो लेवल देखिए लिखा हुआ क्या, मैक्रो लेवल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। क्या देखिए मैक्रो लेवल का, ये मैक्रो लेवल, तो मैं ये मैक्रो लेवल। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या, सबसे पहला आपको जो दिया हुआ है ये देखिए, पेस्टल का ई दिया हुआ है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। पेस्टल का क्या दिया हुआ, ई दिया हुआ। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बोलने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आता है आपका सारा जो मनी सप्लाई है वो सब, जैसे फैक्टर्स मैक्रो लेवल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, ये ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपका इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट रेट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर रोल्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक और इंडेक्सेस। इंडेक्स का प्लुरल फॉर्म है जो लिखते हैं ना हम लोग, इंडेक्स। जैसे सेंसेक्स हो गया, आपका निफ्टी हो गया, वो क्या एक प्रकार का आपका इंडेक्स है, तो ये इंडेक्सेस का फुल फॉर्म है। तो ये है बच्चों इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आपको क्या देखने को मिला कि पैसा से रिलेटेड चीज, क्या देखने को मिला आपको, मनी से रिलेटेड चीज, मॉनेटरी रिलेटेड आइटम, मॉनेटरी रिलेटेड आइटम, पैसा से रिलेटेड चीज आपको किसमें आएगा, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। और इसी में आपका आएगा क्या, आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपका इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सभी इसी में आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या है कि लो इंटरेस्ट रेट बूस्ट ऑटोमोबाइल सेल्स, हाई इन्फ्लेशन रेस आउटपुट कॉस्ट। वैसे बात है, देखिए अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो मार्केट में पैसा ज्यादा रहेगा, पैसा ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, ऑटोमोबाइल का सेल ज्यादा होगा, वैसी बात है। और अगर हाई इन्फ्लेशन रहा तो रेस इनपुट कॉस्ट, और वैसे भाई फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा।
तो ये सब था बच्चों, ठीक है। आपका किसमें आता है, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। इकोनॉमिक के बाद क्या है, सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट, अब इसमें क्या आता है, देखिए सोशल इन्वायरमेंट में आपका इंक्लूड करता है क्या, कस्टम को, ट्रेडिशन को, वैल्यू, सोशल ट्रेंड्स, आपका सोसाइटी और एक्सपेक्टेशन, यानी कि कस्टम को, कल्चर को, ट्रेंड्स को, इस सब को प्रमोट करने का काम करता है आपका सोशल इन्वायरमेंट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फेस्टिवल हो गया, अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस। दिवाली में क्या होता है, पूरा दुनिया भर का बिकेगा आपका। दिवाली में क्या मिलता है, दुनिया भर का टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब बिकता है। हम्म? आपका वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस। जो वैल्यू रखिएगा, जो कल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर वैल्यूज रहेगा, वो भाई नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं, सारा का सारा सबकी नज़र में एक है। सारा एम्प्लॉय कंपनी के परस्पेक्टिव से, कंपनी के प्रैक्टिस पे सब क्या आपका इक्वल है। समझ में आया? ट्रेंड साइट्स हेल्थ एंड फिटनेस, डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड, जिम एंड मिनरल्स वाटर। अब देखिए सोशल इन्वायरमेंट में क्या है कि अलग अलग जो ट्रेंड आते रहता है ना ऑर्गेनिक फूड का, या ये सब क्या है, आपको जो हेल्थ और फिटनेस का जो ट्रेंड दौड़ा, उसके कारण आपको ऑर्गेनिक फूड का डिमांड बढ़ गया, जिम का बढ़ गया, मिनरल वाटर का डिमांड बढ़ गया, ये सब क्या है, इन्फ्लुएंस करता है उस ट्रेंड को। ठीक है। एलिमेंट्स, सोशल में क्या आएगा आपका, एलिमेंट्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपका सबका सोशल इन्वायरमेंट में आएगा। आपका लिटरेसी, आपका लाइफस्टाइल, फैमिली कंपोजिशन, रोल ऑफ वुमेन, कंजम्पशन ऑफ हैबिट्स और बर्थ रेट, या तो फिर बोले डेथ रेट, ये सब किसमें आएगा, सारा का सारा हम लोग का आएगा हम लोग का सोशल इन्वायरमेंट में। फिर क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली भाई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे आएगा। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी पे कि भाई जितना जल्दी हो सके टेक्नोलॉजी जो हुआ है, जो चेंज हुआ है, चेंज को जितना जल्दी हो सके क्या करना है भाई, एक्सेप्ट करना है। जो जरूरी है, कंपटीशन है वो खा जाएगा। तो लिखा हुआ है साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, टिकट बुकिंग, ई कॉमर्स, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सब क्या है आपका टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक। क्रिएट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ऑब्वियस भाई अपॉर्चुनिटी दोनों चीज क्रिएट करता है। ठीक है। किसी के लिए सॉरी, और टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट दोनों चीज क्रिएट करता है, एक किसी किसी के लिए अपॉर्चुनिटी और किसी किसी के लिए थ्रेट। अगर टेक्नोलॉजी आ गया तो सभी एआई आया है मार्केट में, तो सबको डर लग रहा है भाई कि ये खा जाएगा सबका नौकरी। तो डर तो साथ है, तो थ्रेट तो हो ही गया, थ्रेट तो आपको दिखा। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी है कि जो एआई सीखे चलाने उसको आसानी से जॉब मिलेगा, उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। तो ये है। ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या है भाई, जो पॉलिटिक्स है वो स्टेबल होना चाहिए। इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आइडियोलॉजी ऑफ पार्टीज, गवर्नमेंट, बिजनेस रिलेशन। ठीक है। स्टेबिलिटी बोलने का मतलब क्या है भाई, कॉन्फिडेंस इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। स्टेबिलिटी अगर नहीं रहेगा किसी भी स्टेट में, अगर किसी स्टेट में अगर स्टेबिलिटी ही नहीं है, रात दिन उसमें दंगा फसाद, या फिर बोलिए रात दिन प्रेसिडेंट रूल, ये सब अगर लगा रहेगा, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा, तो कोई भी इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी, और उनको इतना पैसा फंसाएगा। ठीक है। अब सोच के देखिए, इतना पैसा कौन फंसाना जाएगा बच्चों, कोई नहीं। इंस्टेबिलिटी, अब इंस्टेबिलिटी मतलब अनसर्टेनिटी, अगर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अगर वीक है तो लॉ एंड ऑर्डर भी आपका वीक हो जाएगा। ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम, लीडरशिप, आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फॉरेन रिलेशन। ठीक है, ये है लीगल इन्वायरमेंट। अच्छा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में और लीगल इन्वायरमेंट में अंतर क्या है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मेनली फोकस करता है भाई कि स्टेबिलिटी पे, पॉलिटिक्स से फोकस करता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में समझिए पॉलिटिक्स से फोकस करता है। ठीक, ये मेनली आपका पॉलिटिक्स में फोकस करता है। लीगल इन्वायरमेंट आपका क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की तरह केवल पॉलिटिक्स फोकस नहीं करता, लीगल इन्वायरमेंट लॉ पे फोकस करता है। किस पे, लॉ पे। जो अलग अलग लॉ बनाया गया है प्रोडक्शन के लिए, उस पर फोकस करता है। जैसे आपका क्या कंज्यूमर एक्ट हो गया, जैसे यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे ऐसा लॉ जो पब्लिक का वेलफेयर के बनाया गया, जैसे क्या, अब कंपनी एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये सब जो आप देख रहे हैं लीगल, वो आपका लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। ठीक है। नॉन कंप्लायंस में लीड टू पेनल्टीज, ऑब्वियस है। और अगर जो ऑर्डर है लीगल इन्वायरमेंट को लेकर के, उस लॉ में जो भी लिखा हुआ है उसको अगर नहीं मानिएगा, तो क्या होगा, आपको पेनाल्टी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक। तो देखिए ये था, ये आपको पढ़ा दिए पेस्टल पूरा। ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखें, सोशल इन्वायरमेंट देखें, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट देखें, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट देखें, और आपका लीगल इन्वायरमेंट देखें। ठीक है। एक सोशियोलॉजिकल इसमें गायब कर दिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल लॉस। ठीक है। इसमें क्या सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सब इसमें रहता था। ठीक है। इकोलॉजिकल में मतलब क्या कि भाई इन्वायरमेंट क्लीन रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सब बड़े सो आज का जनरेशन का ही फुलफिल हो, फ्यूचर जनरेशन का ही फुलफिल हो, तो क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब था उसमें बच्चों। ठीक। अब देखिए यहाँ से, अब हम लोग देखेंगे
बिजनेस इन्वायरमेंट इन इंडिया। इंडिया में बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा था, तो ये अलग अलग टाइम लाइन में बटा हुआ है बच्चों। एक क्या है आपका प्री 1991, यानी कि 1991 से पहले। ठीक है, अब देखिए जो बिजनेस का जो मेरा टाइम लाइन है ना, वो देखिए कुछ इस प्रकार से बटा हुआ है। एक आज़ादी से लेकर के आपका 1991 तक, और 1991 के बाद अभी जो अभी चल रहा है सो, अभी जो ऑनवर्ड्स जो चल रहा है सो, तो क्या 1991 कुछ में ऐसा हुआ था जो टाइम लाइन को हम लोग ऐसे बांटे हैं, तो हाँ हुआ था। इसमें क्या होता आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था। ठीक है, आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसी समय लॉन्च किया गया था। एकदम शॉर्ट में कुछ चीज सुन लीजिए। ठीक है, 1991 से पहले यानी कि आज़ादी के बाद से 1991 तक बीच में, इस पीरियड में ना मैक्सिमम चीज गवर्नमेंट का कंट्रोल में था। मैक्सिमम चीज आपका गवर्नमेंट कंट्रोल में था, और अब ऐसा गवर्नमेंट कंट्रोल कुछ रहेगा तो करप्शन होगा, और करप्शन होगा तो वो चीज गड्ढा में चला जाएगा। ठीक है, यूँ बोलिए कि करप्शन पार्ट अगर आप हटा भी देते हैं तो समझिए 1947 से लेकर 1991 तक इस पीरियड में ना भयंकर सभी बिजनेस को लॉस हुआ था, जो सारा का सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो सरकारी नौकरी में जानिए कैसा हाल होता है। और इसके बाद से 1991 के बाद से ना, तो जितना भी यहाँ पर जो प्राइवेट लोग पूरा गवर्नमेंट जो कंट्रोल में था, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल से हटा कर कुछ प्राइवेट लोग को भी दिया गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को बेच दिया गया, दुनिया भर का चेंजेस लाया गया, मतलब रिफॉर्म किया गया, बहुत बड़ा रिफॉर्म। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या भी बोलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो इसीलिए इसको दो पीरियड में हम लोग बांटे हैं। ठीक है, बांटे कहाँ समझ में आया, चलिए देखते हैं, आपको और डिटेल में आप थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए 1991 से पहले और आदि के बाद, तो इंडिया हैड एन एग्रीकल्चर विलेज बेस्ड इकोनॉमी। और वैसे हम लोग का मैक्सिमम 70% तो जो ऑक्यूपेशन था किस में था, एग्रीकल्चर में था। तो यहाँ लिखा हुआ अबाउट 70% ऑफ वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। लो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी एंड स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री डोमिनेटेड। और वैसे हमारे स्टेट कंट्रोल बोलने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो प्रोडक्टिविटी भी कम था, और जितना भी ये था जो ऑर्गेनाइजेशन था, इंडस्ट्री था, वो पूरा स्टेट कंट्रोल यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। सबको बताया थोड़ा देर पहले। पोस्ट के बाद क्या हुआ, मतलब आजादी के बाद के जो पॉलिसी था वो कुछ प्रकार की पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी। पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है, 1991 ने लिखा हुआ, याद रखिएगा। ये आपका आजादी के बाद से यानी कि 1947 के बाद के समय क्या गया है सो। एम क्या था गवर्नमेंट का उस समय आजादी के बाद से, एम ये था भाई कि रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस इनइक्वालिटी, अचीव सेल्फ रिलायंस, अडॉप्ट सोशलिस्ट मॉडल। देखिए हम लोग अल्टीमेटली सोशलिस्ट मॉडल को थोड़ा सा चुने थे। ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल को चुने थे। तीन तरह की इकोनॉमी आप पढ़े होंगे ना, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अभी इंडिया क्या है, अभी इंडिया मिक्स था। इससे पहले क्या था, इससे पहले इंडिया सोशलिस्ट मॉडल को चूज किया था। चलो गड्ढा में चले गए। ठीक है, कब 1991 पहुंचने तक। तो मेन हम लोग का ये एम था भाई कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, थोड़ा इनइक्वालिटी मतलब पुअर और अमीर और पुअर के बीच में, ठीक है, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है उसको ठीक कह सके। हम लोग खुद पे अपने आप पे रिलायंस हो, दूसरा रिलायबल हो, खुद पे मतलब कैपेबल हो, दूसरा कंट्री से कुछ इंपोर्ट करने जाओ ना करना पड़े, इस टाइप का हम लोग का मेन एम था गवर्नमेंट का। आउटकम क्या है, मिक्स रिजल्ट आया, लीडिंग टू फिजिकल डिफिसिट, बहुत बड़ा लॉस, बहुत ज़्यादा महंगाई, स्टैग्नेशन, ग्रोथ हुआ नहीं, रुक गया, एंड द 1991 क्राइसिस आ गया। लेकिन इन 1991 तक जब गवर्नमेंट 1947 में अपने अंडर कमांड ली, और जब 1991 तक पहुंचा, तो जो था यहाँ पर जो मेन ये इंटेंशन था गवर्नमेंट का, ये कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम करें, बढ़ाएंगे, इनइक्वालिटी कम करेंगे। कैसे करेंगे, सोशलिस्ट मॉडल को चूज करके। सोशलिस्ट मॉडल को चूज करने का मतलब क्या था भाई कि सारा चीज गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगा। सारा चीज कहाँ रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल। ये पूरा गड्ढा में चला गया, पूरा गड्ढा में, पूरा बर्बादी हो गया था एकदम, समझ लीजिए घुटनों पे थे एकदम। कड़वा सच एकदम, मान लीजिए इंडिया का उस समय का इकोनॉमिक परिस्थिति घुटनों पे था, लिटरली घुटनों पे था। ठीक है, उसके बाद जो 1991 के बाद जो प्रोग्रेस देखते हैं ना, वो ऐसा प्रोग्रेस नहीं है बच्चों। देखिए वो बहुत अजीब सा केस है, समझिए बात को। आप अगर मान लीजिए ऐसे टाइम लाइन खींचे तो समझिए, ग्राफ अगर उसको बनाया जाए तो ग्राफ मान लीजिए अगर इस पीरियड को 1991 का पीरियड लेते हैं तो समझिए पहले आपका वो ऑलरेडी प्लस में था इकोनॉमी, यहाँ पहुंचने पर आप उसको गड्ढा में ले गए, और गड्ढा से एकदम से उठाए हैं। ठीक है, गड्ढा से भी उसको धीरे धीरे उठाए हैं। तो भाई ये जो था ना प्रोग्रेस, ये एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं था, ये तो रिकवरी था। ये वाला पार्ट रिकवरी था, जो हम लोग पहले जिस केपेबल में थे वहां तक पहुंचने में हुआ, उसके बाद फिर कुछ देखो वो प्रोग्रेस हुआ। ऐसा नहीं कि 1991 में कुछ प्रोग्रेस नहीं किया, हम लोग काफी किए, बहुत किए। लेकिन जितना हम लोग बोलते हैं ना कि दिन दुगनी रात चौगनी कर दी, ये डायलॉग मारा जाता है। ये 1991 जो आपको हम डायलॉग बोले ना, इसी के लिए मारा था। जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था ना 1991 में, कि लोग दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत किए, तरक्की किए, वो एकदम सच्चाई नहीं है। बात तो समझिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, ये रिकवरी फेज था कि भाई इतना तो लोग पहले ही खड़े थे, तो सही मायने में डेवलपमेंट यहाँ तक हुआ था।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा आपको। तो अब देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ 1991 में कि भाई बदलाव किया गया। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, श्री मनमोहन सिंह जी थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर उस समय के नरसिम्हा राव थे। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी इसको लेकर के आए, तो कुछ महान काम नहीं है, घुटनों पे थे। ठीक है, हम लोग को ना सही मायने में क्या है ना, वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से बेल आउट पैकेज चाहिए था, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो मेनली हम लोग को आईएमएफ से चाहिए था। ठीक है, डेवलपमेंट पर्पज के लिए वर्ल्ड बैंक लोन देती है, आईएमएफ क्या है, इस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस से उभारने के लिए लोन देती है। तो आईएमएफ से लोन चाहिए था, तो आईएमएफ वो रखा कंडीशन, ये जितना भी आप पढ़िएगा ना, ये आईएमएफ का कंडीशन था कि आप जो ये नौटंकी ड्रामा अपना कंट्री में रखे हैं 1947 से लेकर के 1991 तक, इस बीच में क्या था, सारा चीज गवर्नमेंट के हाथ में था, प्राइवेट लोग बिजनेस नहीं कर सकता था, और फॉरेन प्लेयर को तो एकदम एंट्री था ही नहीं, एकदम एंट्री था ही नहीं। तो आईएमएफ बोला कि भाई लोन तो दे देंगे हम, लेकिन ये जो आप फालतू का चीज, ये 3 चीज रखे ना, उसको बंद कीजिए, खत्म कीजिए इसको। जिसमें सबसे उन लोग का पहला मांग था कि ये लिबरलाइजेशन। आप जो सीधा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं कि प्राइवेट कंपनी आके बिजनेस नहीं कर सकती, दूसरा कंट्री का आके यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता, मतलब अपना मार्केट बंद कर दिए थे। हम लोग मार्केट क्या कर दिए थे, क्लोज कर दिए थे कि भाई फॉरेन का लोग को बेचने देंगे। मन में डर भी था, मन में देखिए उतना डिटेल हिस्ट्री नहीं आएंगे बच्चों, मन में थोड़ा इस बात का भी डर था ना कि देखिए एक तो आज़ाद हुए थे गुलामी से, और गुलामी से आज़ाद हुए थे, तो डर था भाई कि दूसरा देश का लोग को इंडिया में लाके सामान बेचने का हम लोग को नहीं था, उसी कारण गुलाम बने थे। अंग्रेज लोग एक मर्चेंट बन के तो आया था, मर्चेंट बन के आया, हम लोग पर राज किया था, तो उसका थोड़ा डर भी था। सोशलिस्ट चुनने का ये कारण भी था, भाई गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो सेफ रहेगा। पर प्रैक्टिकल में ये भी दिख गया गवर्नमेंट के हाथ में भी सेफ नहीं रहेगा, ये भयंकर लॉस पे लॉस। तो ये कुछ कंडीशन था जिसको आईएमएफ बोला कि इसको पहले बंद कीजिए, प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी दीजिए, और बिजनेस में बहुत सारे लिबरलाइजेशन में आपको बहुत चीज पढ़ना तो पढ़िएगा। प्राइवेटाइजेशन में कुछ कुछ गवर्नमेंट खुद ही की थी, और ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल मार्केट को भी एंट्री दे रही है, फॉरेन प्लेयर को भी इंडिया में आके सामान बेचने का परमिशन दीजिए। तो क्या करते, घुटनों पे तो थे, बहुत कंडीशन खराब था। नीचे पढ़ेंगे क्या क्या कंडीशन खराब था। ये जो 1991 का जो क्राइसिस आया ना, ये किस किस कारण से आया, नीचे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल सा गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही थी और कमा कम रही थी, आमदनी अठानी खर्चा रुपया वाला लॉजिक था, जो गोविंदा का पिक्चर में देखे होंगे। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म हम लोग कब हुआ था, 1991 में। अब 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, ठीक है, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो उसमें मेनली क्या किया गया था, उसमें मेनली ये 3 चीज किया गया था बच्चों इकोनॉमिक रिफॉर्म में। एक था लिबरलाइजेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन, तीसरा क्या था, ग्लोबलाइजेशन। शॉर्ट में अगर तीनों का मतलब निकाले तो लिबरलाइजेशन में क्या गया था भाई, कि जितना भी अलग अलग जो लाइसेंस था उसको ठीक कम करने बोला गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कम करने बोला गया, और जितना हो सके फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर लोग अगर अपना बिजनेस खोलना चाहती है उस पर से रिस्ट्रिक्शन मतलब कम करने बोला गया। प्राइसिंग अपने से डिसाइड करने, प्राइवेट सेक्टर को डिसाइड करेगा, मतलब डिटेल में सब पढ़ना है। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट अपना जो गवर्नमेंट के हाथ में था सारा एसेट सब, उसको वो सेल आउट कर दी। और ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि भाई अपना मार्केट दूसरा मार्केट के लिए खोला गया। एकदम शॉर्ट में यही है, अगर इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या हम लोग का, लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लिबरल वर्ड का ही मतलब होता है क्या, किसी चीज को इजी करना। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होगा भाई, गवर्नमेंट जो इम्पोज दूसरा वर्ग इंस्ट्रक्शन रखी थी वो हटा दिया गया। रिमूविंग द गवर्नमेंट इम्पोज इंस्ट्रक्शन एंड द कंट्रोल, गवर्नमेंट दुनिया भर का रिस्ट्रिक्शन रखी थी उसको हटा दिया गया। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, और ज्यादा फ्रीडम दिया गया डिसीजन मेकिंग को। ठीक है, टू प्राइवेट एंटरप्राइज, ऐसा बोले प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा लोग लगाम कस दिया था। तो क्या क्या किया गया उसमें देखिए लिबरलाइजेशन में, एक एंड ऑफ लाइसेंस राज। पहले क्या होता था, हर काम के लिए लाइसेंस देना पड़ता था, तो ये वाला चीज हटा दिया गया। समझ में आ गया। कुछ खास इसको रिजर्व रखा गया, जैसे आपका डिफेंस को, आपका एटॉमिक एनर्जी, आपका रेलवे, इन सबको, बाकी सब पे लाइसेंस सिस्टम कम कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्राइसिंग, अब बिजनेसमैन खुद से अपना प्राइस रख सकता था, बार बार गवर्नमेंट का यहाँ इंटरफेरेंस नहीं होता। दूसरा था ये। तीसरा, रिडक्शन इन टैरिफ एंड इम्पोर्ट बजट। पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्ट बजट था और बहुत ज्यादा लोग टैरिफ, टैरिफ मतलब समझ एक प्रकार से टैक्स, टैक्स लगा हुआ था। बहुत बहुत बड़ा टैरिफ होता है, मॉनिटरी टैरिफ, नॉन मॉनिटरी टैरिफ, तो एक प्रकार का रुकावट था। ठीक है, और इम्पोर्ट बजट बोलने का मतलब है कि मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन कंट्री है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया में इंपोर्ट करने में बहुत सारा बैरियर लगा हुआ था भाई, बाहर का सामान इंडिया में आके बिकी बहुत रेयर था। ठीक, तो इसको भी कम खत्म किया गया। इजी इजर इनटू द न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म के लिए बहुत इजी बनाया गया, जो पेपर का, चाहे पेपर का अप्रूवल हो,
चाहे आपका कॉम्पिटिशन को इंकरेज करना हो, इस सब का बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि भाई कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दो और पेपर वर्क को कम करो। इनकरेज टू फॉरेन ट्रेड, विदेश मार्केट के मार्केट खोला गया। देखिए गवर्नमेंट को डर क्या होता है, मतलब आपको लग रहा होगा बार बार ऐसा दिमाग में कि सर लोग क्या दिक्कत है, दूसरा देश का आके इंडिया में बिजनेस करने क्यों नहीं चाहते। इससे क्या होगा, अपना जो स्मॉल बिजनेस सब है ना, अपना कंट्री का जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस है, वो उस फॉरेन का बिग प्लेयर के साथ वो कॉम्पिटिशन गेम नहीं खेल सकता। ये खा जाएगी, उसको तुरंत खा जाएगी पूरा। इसके पास अरबों का करोड़ों अरबों का पूरा कंपनी है। यहाँ पर एक लाख और करोड़ों का कंपनी, मुश्किल से लाख का कंपनी है, पूरा सीधा खरीद लेगी कंपनी। तो ये सब दिक्कत हुआ करता था बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, बिफोर 1991 ओपनिंग न्यू फैक्ट्री रिक्वायर्स मल्टीपल गवर्नमेंट अप्रूवल्स। आफ्टर लिबरलाइजेशन मोस्ट इंडस्ट्रीज बिकम फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग। जैसे बताएं, लाइसेंस लेने के लिए पहले बहुत नोटिंग होता था, अब रिफॉर्म के बाद लाइसेंस वाला पार्ट खत्म हो गया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रू रैपिडली आफ्टर लिबरलाइजेशन विथ न्यू कंपनीज लाइक हुंडई। और आपका होंडा जब इंटर किया मार्केट में तो दुनिया भर का बाइक मिला, कार मिला, ठीक है। इम्पैक्ट क्या देखने को मिला है, ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन। ऑब्वियस भाई देखिए, मार्केट खुला, जैसा वो बताएं, मार्केट खुला तो आपको हैवी कंपटीशन दिखना। कंपटीशन का फायदा किसको होता है, कंपटीशन का फायदा होता है मेनली कस्टमर को, आपका कंज्यूमर को मेनली फायदा होता है। दिक्कत किसको होता है, हम लोग का स्मॉल फार्मर लोग को, फार्मर नहीं स्मॉल बिजनेस लोग को, इन लोगों को ज्यादा दिक्कत होता है कि भाई कम्पीट करने से रहा, ये कहाँ करोड़ कंपनी का लाख का कंपनी टक्कर देने का दूर दूर सपनों ना देखे, खा जाएगी सीधा सीधा ये कंपनी का इसको। फिर फास्टर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस है भाई, बाहर से जब मार्केट खुला तो टेक्नोलॉजी भी आया। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। ऑब्वियस भाई, प्रोडक्शन और एफिशिएंसी में भी काफी इंक्रीज हुआ। हाउएवर एज ए लीड टू जॉब इनसिक्योरिटी सम सेक्टर्स आर ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट। बहुत सारी चीजें जो ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करने लगा, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का सिंपल मतलब है कि सरकारी कंपनी को बेच करके गवर्नमेंट संस्था को बेच करके क्या कर देना है, प्राइवेट को दे देना, नहीं प्राइवेट बना देना। सिंपल प्राइवेटाइजेशन बोलने का सिंपल मतलब भाई कि सरकार का चीज में जो था कंट्रोल में, उसको बेच दिया गया और उसको प्राइवेट कंपनी के तौर पे चेंज कर दिया गया। सिंपल इसको क्या बोला गया, प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पर देखिए कीवर्ड में लिखा हुआ है कि रेफर्स रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द बिजनेस एक्टिविटी एंड ट्रांसफरिंग द ओनरशिप और मैनेजमेंट टू ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। देखिए यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर का था उसको हम लोग बाद में गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दी। तो मैं मतलब सीधा सीधा सरकारी कंपनी को बेच दी, किसको, प्राइवेट सेक्टर लोग को। जरूरी था क्योंकि सबका सब तो लॉस में ही था, ठीक है। द गवर्नमेंट डज नॉट मेनली थ्रू द गवर्नमेंट डज दिस थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट सेलिंग इट्स शेयर्स इन पब्लिक कंपनीज। दो चीज की थी गवर्नमेंट, एक प्राइवेटाइजेशन की थी और एक डिसइन्वेस्टमेंट की थी। देखा जाए तो दोनों सिमिलर टाइप का लगता है बच्चों, और दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या देखिए, प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि ओनरशिप भी गवर्नमेंट दे दी और आपका मैनेजमेंट भी हैंड ओवर कर दिया, मतलब पूरा बेच दी। जैसे समझ लीजिए शेयर है किसी कंपनी का 100% शेयर है, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या 100% शेयर बेच दिया गया सीधा। डिसइन्वेस्टमेंट में वैसा नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट मान लीजिए आपके पास 100% शेयर है, गवर्नमेंट के पास 100% शेयर थी, तो इस 100% ने क्या की, वो 10% प्राइवेट लोग को बेच दी। तो क्या बोलते हैं हम लोग, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि पूरा नहीं बेची है, थोड़ा सा रखी है। तो यहाँ पर देखने को क्या मिला, ओनरशिप अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। यहाँ पर जो 90% अभी उसके हाथ में था, क्या ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन कुछ हिस्सा तो बेच दी। यहाँ पर लिखा हुआ यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप मोर देन 51% इज ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर। जब बताएं यहाँ पर ओनरशिप और आपका मैनेजमेंट दोनों चला गया। इसमें क्या था डिसइन्वेस्टमेंट में, इसमें केवल कुछ पार्शियल शेयर को बेचा गया, स्मॉल परसेंटेज। थोड़ा बताएं कि 100 में केवल 10% बेची, 90% ऐसा रखी अपने पास। जैसे अभी बेस्ट एग्जाम्पल ऐसा क्या है, LIC। अभी LIC गवर्नमेंट जस्ट कुछ साल पहले ऐसा की थी, 100% शेयर गवर्नमेंट के पास था, 10-12% बेच दिया LIC का। एम्स टू रिड्यूस गवर्नमेंट रोल, और यहाँ पे एम्स टू रेज फंड्स एंड रिड्यूस फिस्कल बर्डन ऑफ गवर्नमेंट। जो बहुत सारा लॉस में था उन सबको बेच दिया गया, ताकि जो भाई लॉस पे लॉस जो फिस्कल बर्डन है उसको कम किया जा सके। प्राइवेटाइजेशन का एग्जांपल क्या है, BSNL और टाटा, BSNL को बेच दिया गया टाटा ग्रुप के पास, ठीक है। यहाँ पर तो आपको बहुत सारा है जो कुछ शेयर बेचा गया, जैसे आपका LIC अभी थोड़ा जस्ट उदाहरण आंख में कुछ चला गया आपकी जगह बच्चों, अचानक से आंख में कुछ चला गया था, ठीक है। तो ये था। अब देखिए जो की फीचर्स क्या है प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में आपको देखने को क्या मिला। एक देखने को मिला डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। PSU का फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें क्या था, सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक इंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर से बताया। डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट एक्यूरेट मतलब क्या होता है, 100% शेयर्स थे, 10% रखे अपने, 10% पब्लिक को बेच दिए, 90% गवर्नमेंट अपने ओन करके रखी है।
यहाँ पर ये जो दो टर्म बताएं इसी का उदाहरण होता है, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ग्रेटर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज इंकरेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर टू इंटर इंडस्ट्रीज प्रीवियसली रिजर्व फॉर गवर्नमेंट। ऐसा बहुत सारा चीज था जो गवर्नमेंट अपने रखी थी, बाद में प्राइवेट लोगों को बुलाया गया, भाई आप भी इसमें इंटर कीजिए। ये भी हुआ आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में। जैसे आपका रोड बनाने के लिए, आपका एयरपोर्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर के क्या की है, यहाँ पर पीपीपी बनाई, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जनरली काम कैसे करता है ये, जनरली क्या होगा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट गई किसके पास, प्राइवेट लोग के पास, प्राइवेट लोग के पास किस काम से भाई, गवर्नमेंट को बनाना था रोड, ठीक है। अभी जाके प्राइवेट लोग बोले कि हमको रोड बनाना है, तो प्राइवेट वाला बोला कि ठीक है सर लाइए पैसा लाइए बना देते हैं। तो गवर्नमेंट बोला ये लोग को क्या, अरे पैसा वैसा कहाँ है, पैसा रहता तो हम खुद रोड नहीं बना लेते हैं, ठीक है। तो फिर बोले फिर हमको बनाने से फायदा क्या होगा, तो गवर्नमेंट बोली प्राइवेट लोग को कि काम करो, हम तुमको बनाने के जो जमीन चाहिए ना रोड, वो जमीन दे देंगे, और जितना भी पेपर वर्क है, जो लीगल लॉज है, वो सब हम हटा कर दे देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम रोड बनाओ, और तुम क्या करो, तुम उसमें पैसा लगाओ, तुम उसमें कैपिटल लगाओ, तुम उसमें टेक्नोलॉजी लेकर के आओ, ये सब तुम लेकर के आओ। अब ये लोग बोलेगा ठीक है सर हम ले आएंगे, पैसा लगवा भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी हम लोग ले आते हैं, तो हम लोग को फायदा क्या होगा, कुछ फायदा तो होगा नहीं। तो गवर्नमेंट बोले फायदा होगा, टेंशन मत लो, उपाय सबका है। अब फायदा कैसे होगा देखिए, प्राइवेट प्लेयर लोग बना देगा रोड, और क्या करेगा, उस रोड में लगता है क्या, आपका टोल टैक्स, टोल टैक्स में पैसा आता है, टोल टैक्स में बहुत हैवी पैसा आता है, बहुत भयंकर पैसा आता है टोल टैक्स में। और प्राइवेट प्लेयर लोग को भी ये बात पता है भाई कि हाँ टोल टैक्स में तो दबा के पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी क्या कि काम करो, इस रोड का ठेकेदारी तुम्हारे पास 5 साल का रहेगा, 5 साल तक तुम पूरा टोल टैक्स का पैसा वसूल के अपने पास रख लेना, ठीक है, अपने पास रख लेना, और बाद में हमको रोड हैंड ओवर कर देना, बात खत्म। उसमें तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कॉस्ट और तुम प्रॉफिट दोनों कमा लोगे। तो ये तरीका था क्या रोड बनने का, इसको क्या बोलते हैं मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हालांकि अभी जो गवर्नमेंट है ना, ये कुछ नया तरीका लगा दी है, ठीक है। अब थोड़ा सा, अब अभी भी लगभग सेम यही लॉजिक है, पर जो पूरा टोल टैक्स है ना, अब ये टोल टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट फिर वहां से कुछ शेयर लोगों को देने का काम करती है। पहले तो ऐसे ही बनता था जैसा आपको बताएं। फिर क्या बचा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। और वैसे प्राइवेट प्लेयर लोग घुसेगा तो भाई टैलेंट को भी तब बुलाइएगा ना, ठीक है, बाहर का लोग आएगा तो ऑब्वियसली टैलेंट आएगा। एग्जाम्पल क्या, जैसे वाल्को हो गया, बीएसएनएल हो गया, मॉडर्न फूड्स हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट सबको क्या होगा, बेच दिया गया, फुल्ली है तो पार्सली। उस एग्जाम्पल क्या है, इन सेक्टर्स लाइक टेलीकॉम एंड एयरलाइंस प्राइवेट प्लेयर्स लाइक एयरटेल, इंडिगो, आपका विस्तारा नाउ डोमिनेट रिड्यूसिंग गवर्नमेंट मोनोपोली। पहले गवर्नमेंट मोनोपोली हुआ करता था, जैसे बीएसएनएल हो गया, आपका बीएसएनएल हो गया, कंप्लीट डोमिनेंट था। आज के डेट में एयरटेल, आपका जियो, आपका वोडाफोन, आपका वीआई यानी कि वोडाफोन और आइडिया, बीएसएनएल पता नहीं कहाँ गायब कर दिया भगवान जाने, दिखता भी बहुत कम है, वो बिक रहा है, वही बहुत मुश्किल से वो बिक रहा है। गवर्नमेंट है जबरदस्ती चल रहा है, नहीं तो कब का बंद कर देना चाहिए था उसको। अब बहुत लोगों को लगता है कि सर सरकारी कंपनी बंद कर देंगे तो बात कैसे होगा, सिक्योरिटी का थ्रेट आ जाएगा। बच्चों कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं आता है, ये सब बोलने के लिए खाली होता है, ठीक है? कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं आता है। ऐसा ना गवर्नमेंट आपका डेटा नहीं बेचती होगी, ठीक है, तो बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है, बोलने वाला कुछ भी बोलेगा। गवर्नमेंट अगर उसको सेल कर दी तो भी बोलता है भाई कि गवर्नमेंट सरकारी कंपनी को बेच रही है, ठीक है। अब लॉस में जाते रहेगा तब भी हेड एक कंपनी गवर्नमेंट लॉस में जा रही है, करप्टर है, अरे सब्सिडी दे के चलाइएगा तो लॉस में तो जाएगा ना, ठीक है। ये तर्क दिया जाता है बीएसएनएल को लेकर खासकर कि गवर्नमेंट उसको उठाती कि ना, अरे उठा भी देगी, आप सोचिए, देखिए चलिए उठा दी, फेंक दी करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, क्या लगता है आपको ये दे देगा टक्कर एयरटेल और जियो को और वीआई को, ये दे देगा टक्कर? आप सोच, ईमानदारी सोच के देखिए, टक्कर दे देगा सर्विस के मामले में? ठीक है, हम सबको पता है कि बीएसएनएल का रिचार्ज थोड़ा सस्ता पड़ता है, मान लिए एक्सेप्टेबल, पर क्या उसका सर्विस इतना अच्छा है कि एयरटेल जियो और वीआई को कम्पीट करे? नहीं है भाई, रियलिटी है ये, बहुत खराब सर्विस है बीएसएनएल का। आधा दिन गायब रहता है वो, 30 दिन में 15 दिन रहेगा, 15 दिन गायब, इस टाइप का है। नेट भी बहुत खराब चलता है, जहाँ पर हमें वहाँ तो और खराब है। अब देखिए, अब प्राइवेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या दिखने को भाई, इंप्रूव इफिशियंसी। ऑब्वियसली भाई मार्केट खुला, नया लोग आया तो क्या हुआ, इफिशियंसी, कंपटीशन बढ़ता है, आपका इफिशियंसी इंक्रीज करेगा। बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ कंज्यूमर। ऑब्वियस है, प्राइवेट लोग आया, फॉरेन मार्केट आया तो नया नया प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिला, तो कंज्यूमर को फायदा हो, जैसे आपको बोले कंज्यूमर को फायदा होता है। स्मॉल और जो स्मॉल बिजनेसमैन सब है, इन लोग क्या होता है, इन लोग को नुकसान हो जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कुड रिड्यूस इट्स फाइनेंशियल बर्डन बाय सेलिंग लॉस। गवर्नमेंट को जो लॉस हुआ था वो उसको बेच के रिकवर की,
अब रिकवर क्या कि पूरा एसेट ही बेचना पड़ा, तो रिकवर तो नहीं बोलेंगे, पर ठीक है, जो भी लॉस था उसको ठीक किया गया। लॉस मेकिंग यूनिट यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लॉस मेकिंग यूनिट को सिक कंपनी, क्या देखिएगा, सिक कंपनी बोलने इसको बोला था, जो भाई जो लोग लगातार लॉस में जा रहा हो, तो सिक कंपनी इसको बोलते हैं। सिक का मतलब वहां पर आप बीमार से मार नहीं समझिएगा, यहाँ पर सिक कंपनी बोलने का मतलब है तो कंपनी लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रही है। However, it is raised concern of job losses and excessive profits motive by the private firm. Obvious है, थोड़ा मोड़ा जॉब लॉसेस का भी दिक्कत हुआ था, अगर गवर्नमेंट कंपनी बिक रहा है तो जॉब का इशू तो आ ही जाएगा, जिनको नौकरी था वो लोग का। और साथ ही साथ ये बोला था भाई प्राइवेट कंपनी लोग का भी मेन मोटिव क्या है, तो प्रॉफिट मोटिव देखिए ना, वेलफेयर तो देखेगी नहीं। तो ये बोलने में ठीक लगता है, ठीक है, ये बोलने में ठीक लगता है, रियलिटी में आपको ही पता है बच्चों, अगर आपको 3 इकोनॉमी का मॉडल पढ़े होंगे, 3 इकोनॉमी का मॉडल कौन कौन सा है, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट और एक क्या है आपका मिक्स्ड। अब तर्क कुछ भी दीजिए, कैपिटलिस्ट को लेके भाई लोग खून पिएगा, खाए मतलब वर्कर का जान मार देगा, यहाँ और यहाँ पर करप्शन होता है, तो इसलिए क्या बेस्ट ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर थोड़ा कैपिटलिस्ट भी है, थोड़ा सोशलिस्ट भी नहीं। अगर अच्छा होता ना ये, अगर ये अच्छा होता तो इंडिया इस कैटेगरी में नहीं होता। जितना भी डेवलप कंट्री है आपका, यूएसए हो गया, जापान, फ्रांस, ये सब किस में आता है, कैपिटलिस्ट कंट्री में आता है, और यही सब डेवलप कंट्री है आज का डेट में। तो डेवलप कंट्री अगर कैपिटलिस्ट कैटेगरी में आता तो भले ऑन पेपर पढ़ने में लगता है कि भाई कि मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छा है, बट इन रियलिटी में जब बात आइएगा तो कैपिटलिस्ट अच्छा है, कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। फिर आ जाइएगा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बोलने का मतलब होता है क्या, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। सीधा सा मतलब क्या हुआ, सब बहुत फैंसी टाइप का लाइन लगता है, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब है कि इंडिया अपना मार्केट हर देश के लिए खोल दिया, या ये पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मान लीजिए पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, मान दूसरा पूरा फॉरेन कंट्री है, तो भाई इंडिया में बैठा हुआ कोई भी आदमी इसका किसी भी देश से, मान लीजिए अमेरिका का वॉशिंगटन डीसी से, वो वहां से कुछ भी मंगा सकता है, पूरा मार्केट ओपन। मान लीजिए कोई बैठा है कहीं यहाँ पर जापान में कोई बैठा है, उसको लगा यार हमको इंडिया का कुछ खाने का मन किया, खाने का नहीं मतलब कुछ चीज था परचेस करने का मन किया, वो चाहे तो इंडिया से मंगा सकता है। बोलने का मतलब क्या है कि इंडिया अपना मार्केट सब तरफ के लिए खोल देती। तो ग्लोबलाइजेशन का मेन मीनिंग क्या होता है कि पूरा वर्ल्ड, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड आपस में जुड़ा हुआ है, यानी कि हर तो पूरा मार्केट को एक्सेस करने में वो लोग कैपेबल है। ये पूरा मार्केट ओपन है, जिसको जहां सेल करना है सेल करे, जिसको जहां से परचेस करना है परचेस करे। ये होता है बच्चों ग्लोबलाइजेशन बोलने का सही मतलब, ठीक है। ये जो टर्म है ना, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब अपना मार्केट खोलना और साथ ही साथ दूसरा का जो मार्केट है उसको एक्सेस करना, तो दोनों होता है, ठीक है। इंडिया वाला कुछ सामान बेचेगा तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कुछ सामान खरीदेगा या कुछ बेचेगा, दोनों चीज होता है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन बोलने का मतलब बच्चों। देखिए, इट अलाउज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस कैपिटल टेक्नोलॉजी ऑन पीपल, जैसा वो बताएं, इजिली ये लोग आपस में एक्सचेंज कर सकता है, इसलिए मतलब कुछ भी एक्सेस कर सकता है। की फीचर देखिए, फ्री ट्रेड पॉलिसी। अब यहाँ पर क्या भाई टैरिफ वैरिफ नहीं लगेगा, मतलब टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, बैरियर किसी प्रकार का नहीं लगेगा। ये मेनली फीचर किया गया था किसमें, आपका ग्लोबलाइजेशन में, तो इनकरेज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के बाद किसी प्रकार टैक्स वैक्स नहीं लगाया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन एक और हेल्प किया था क्या आपका, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और क्या आपका यहाँ पर देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसे बोलते हैं क्या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, FPO नहीं II, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दोनों का मतलब सेम है इन दोनों का। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों में अंतर क्या है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, शॉर्ट में सुनिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक क्या आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो बोलिए चाहे फिर ये वाला पार्ट बोलिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दो II है। अब देखिए होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, परमिटिंग फॉरेन कंपनी टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडिया इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पैसा लगाया जाएगा ना, वो लैंड में लगाया जाएगा, लैंड में, बड़ा बड़ा एसेट में, मतलब एक पूरा का पूरा कंपनी खुलेगी कहाँ, आपका इंडिया में। फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि यहाँ पर लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, समझ में आया। इसलिए गवर्नमेंट इसको ज्यादा पसंद करती है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये लोग क्या करेगी, ये लोग इंडिया में जो पैसा है कहाँ, स्टॉक मार्केट में लगाएगी, कहाँ, स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में क्या, कंपनी किसी इंडियन कंपनी का शेयर में लगा दी, उसका डिबेंचर में लगा दी, तो इस तरह से वो लोग पैसा लगाया है, जो क्या बोलते हैं हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसलिए गवर्नमेंट उसको उतना पसंद नहीं करती, क्योंकि लोग प्रॉफिट कमाएगा और मार्केट से निकल जाएगा। और ये क्या जो सैमसंग का कंपनी या होंडा कंपनी, हुंडई कंपनी जब इंडिया में जब फैक्ट्री गाड़ेगी तो नौकरी देगी कि नहीं, तो दोनों में मेन डिफरेंस ये है।
इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, ऑब्वियस है भाई टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होता है बच्चों। ग्लोबल ब्रांडिंग, ऑब्वियस है भाई मार्केट खुलेगा तो ग्लोबल ब्रांडिंग होने का भी पूरा 100% चांस है। तो देखिए जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ तो आपको कोको कोला देखने को मिला, पेप्सी, मैकडोनल्ड, ये सब क्या इसी का देना है, ग्लोबलाइजेशन का ही देना है ना। आपका इंडियन कंपनी को भी काफी चीज मिला, जैसे इन्फोसिस को फायदा हुआ, टीसीएस को फायदा हुआ, विप्रो को फायदा हुआ। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर और डिटेल में कुछ कुछ दिया हुआ है फायदा सब। क्या मिला आपको देखने को, एक वाइडर चॉइस मिला भाई कंज्यूमर लोग को ग्लोबलाइजेशन के कारण। एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी एक्सेस करने का काम मिला। इंडियन कंपनी फेसेस ग्लोबल कंपटीशन, ऑब्वियस भाई जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसको दो फायदा था, पॉजिटिव भी और चैलेंजिंग भी, पॉजिटिव फायदा भी और नेगेटिव फायदा भी। पॉजिटिव आपको बता दिए थे कि कंज्यूमर को मेनली फायदा होता है पॉजिटिव, कैसे कि भाई उसको बहुत सारा प्रोडक्ट मिल रहा है, बहुत सारा वैरायटी ऑफ रेंज का, ठीक, और भी सस्ता में। चैलेंजिंग क्या था, स्मॉल बिजनेस सबके लिए, जो स्मॉल बिजनेस है वो कम्पीट नहीं कर पाएगा किसके साथ, बड़ा बड़ा बिग फर्म के साथ, जो फॉरेन से आया है बड़ा बड़ा कंपनी, उसके साथ तो दूर दूर तक सवाल नहीं होता है, ये कम्पीट करेंगे तो खा जाएगा वो लिटरली। ग्रोथ ऑफ आउटसोर्सिंग, अच्छा एक नया टर्म यहाँ पर है, आउटसोर्सिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज। आउटसोर्सिंग मतलब क्या कि विदेश का लोग क्या करता है ना, मेनली इंडिया में नाम फेमस किस लिए है, आईटी हब में, आउटसोर्सिंग कारण ही तो, आउटसोर्सिंग के कारण इंडिया सस्ता पड़ता है बाकी देश लोग को। मान लीजिए आउटसोर्स करना है कोई सर्विस, मान लीजिए कस्टमर को डील करने के लिए बैठाना किसी को, ठीक है, एक एक्सपर्ट स्किल को बनाना है। अमेरिका का आदमी को बैठाएगा तो वो बहुत चार्ज करेगा अमेरिका के हिसाब से, इंडिया को बैठाएगा तो 10,000 15,000 दे के काम चला देता है। तो ये क्या है, ये आपका आउटसोर्स कर लेता है वो लोग, मतलब भाई बोल रहा है इंडिया, जैसे अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिकन लोगों को काम ना देगा कि बोले काम करो, एक इंडियन को दे दो, क्या वो सस्ता में कर देगा और काम भी ठीक करेगा। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग का और डिटेल मतलब होता है, इससे बचते समझिए। However, however, led to cultural influence the West, pressure on the small industries and economic dependence on global market trend। जैसा वो पता है कि भाई स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री सबको बहुत दिक्कत होगा और ग्लोबल इंडस्ट्री का एक प्रकार का दबदबा बन जाएगा आपका मार्केट में। ठीक, तो ये था बच्चों क्या आपका एलपीजी। अब आपको काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा डिटेल में। अब देखिए अब वो ब्लंडर क्यों हुआ था, रीजन फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस 1921, ये हुआ ही क्यों था। सबसे पहला ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, गवर्नमेंट कमा कम रही थी, खर्च ज्यादा कर रही थी। ठीक है, ये था, यानी कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन उसका इनकम, सिंपल बोलचाल भाषा में इसका यही मतलब। ठीक है, यही लिखा हुआ है, फिजिकल डेफिसिट गैप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस रीच 6.6% ऑफ जीडीपी। सिंपल सही मतलब है गवर्नमेंट कमा कम रही थी, खर्च ज्यादा कर रही थी, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा था और इनकम कम था। जिसका था ना गोविंदा का मूवी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब पैसा कमा रहे हैं, आमदनी यानी 8 ना, और खर्च कर रहे कितना, 1 रुपया। ठीक है, टू मच डेट, ऑब्वियस गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा डेट हो गया था, कर्जा में गवर्नमेंट चली गई थी। वेरी लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलमोस्ट डाई कर गया था, खत्म ही हो गया था, नाम था नहीं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री नॉट परफॉर्मिंग वेल, ऑब्वियस भाई उस टेक्नोलॉजी लैंड पर दुनिया भर का बहुत तरह का इशू था, तो लोग परफॉर्म भी नहीं अच्छे से कर पाई। हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत हाई पे चला गया था, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई इन्फ्लेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है फॉरेन ट्रेड प्रॉब्लम, ऑब्वियस भाई एक्सपोर्ट हम लोग अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, मतलब क्या था हम लोग का एक्सपोर्ट, ऐसे इंपोर्ट बहुत ज्यादा था आपका एक्सपोर्ट से, हम लोग दूसरा कंट्री में सामान कम भेजते थे और सामान दूसरे से ज्यादा मंगाते थे, लेकिन इंपोर्ट ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे। इससे क्या हुआ, हम लोग जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पूरा गिर गया था। तो एक्सपोर्ट फेल्स, इंपोर्ट स्ट्रेंग, सो द कंट्री वाज नॉट अर्निंग एनफ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज दूसरा करेंसी बहुत कम आ रहा था। अब हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ता है, क्यों, क्योंकि हम लोग को पेट्रोल खरीदना रहता है। ठीक है, पेमेंट तो डॉलर में करना पड़ेगा ना, सऊदी अरब या दूसरा कंट्री को जहाँ से हम पेट्रोल खरीद के लाएंगे। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज ऑलमोस्ट एम्प्टी, जैसे बताएं पूरा खत्म हो गया था, रुपये का वैल्यू पूरा गिर गया था और इमरजेंसी का कगार पे आ गए थे। माना जाता है कि जो पेट्रोलियम है वो केवल फोर्टनाइट में, केवल 14 दिन के बचा हुआ था, 14 दिन बाद पूरा पेट्रोल देश में खत्म हो जाता, पूरा क्राइसिस आ जाता। तो ये बड़ा क्राइसिस था बच्चों। तो ये देखिए 1 रुपीज का वैल्यू गिरना ये इंपॉर्टेंट है, और नेशनल करेंसी का वैल्यू गिरना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो इंपॉर्टेंट है ही, पर जो हम स्टार मार्क लगाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार मार्क लगा, एक गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा था, इनकम कम था, आपका स्लो ग्रोथ तो था ही, चलिए मान लीजिए एग्रीकल्चर पर परफॉर्म नहीं कर, ये भी ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ये था हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत हाई पे चला गया था। दूसरा क्या है कि भाई फॉरेन एक्सचेंज हम लोग का बहुत डाउन चला गया था, रुपये का वैल्यू भी काफी गिर गया था। तो ये सब उसका कुछ खास रीजन था इकोनॉमिक क्राइसिस आने का 1991 में। ठीक है, देखिए
इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हम लोग को 1991 में हुआ था ना, 1991 में, कि जो ऐसा नहीं था कि सारा कंपनी हम लोग को लॉस में ही चला गया था। 9 कंपनी ऐसा थी, 9 कंपनी ऐसी थी जो प्रॉफिट भी कमाई थी। इस कंपनी को दर्जा दिया गया था क्या, नवरत्न। नवरत्न कंपनी इन लोग को बोला गया। इस नवरत्न में कौन कौन था, आपका बीएसएनएल था, बीएसएनएल था, आपका सेल, गेल, वेल, ये सब था। ठीक है, ये 9 कंपनी था जो आपको प्रॉफिट कमा गई थी, क्योंकि लोग एक्सेप्शनली वेल बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसको इन लोगों का नाम दिया गया नवरत्न कंपनी। नवरत्न कंपनी नाम क्यों दिया गया था, इसको कोरिलेट किया गया एक्चुअली अकबर का ये से। अकबर का दरबार में 9 मिनिस्टर ऐसा था, 9 मिनिस्टर ऐसा था जो बहुत ही एक्सेप्शनली वेल था, बहुत मतलब टैलेंटेड था। जैसे बीरबल, राजा तोड़लमल, तानसेन, ये सब क्या अपना अपना फील्ड में बहुत एक्सपर्ट था। तो इन लोग का उपाधि देने के लिए, क्योंकि लोग को वो जेम्स बोला जाता था, अकबर का नवरत्न बोला जाता था उस समय के पीरियड में, अकबर का नवरत्न, तो वही नवरत्न नाम ना इस 9 कंपनी को दिया गया, क्योंकि अभी गिनती में 9 ही था। समझ में आया? आज का डेट में वो लोग भी बहुत कोई लॉस में जा रही है, जैसे आपका सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। तो क्राइसिस का देखिए शॉर्ट कारण कहा लिखा हुआ, इन शॉर्ट इंडिया वाज स्पेंडिंग मोर देन इट्स अर्न, प्रोड्यूसिंग लेस, इंपोर्टिंग मोर, एंड हैज नो मनी टू लेफ्ट टू पे द इंपोर्ट्स। बताएं कि फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो चुका था। ठीक है, रिफॉर्म्स इन 1991, व्हाट गवर्नमेंट डिड टू सॉल्व इट। उस समय गवर्नमेंट क्या की, वही सबसे पहले तो भाई आपको देखिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया गया। इसमें आप जो पढ़े LPG, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये L है, ये P है। ठीक है, ये पूरा LPG का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, LPG लाया गया इसको ठीक करने के लिए, याद रखिएगा। अच्छा, ये बात जो वर्ड आया फिजिकल, फिजिकल का मतलब याद रखिएगा। फिजिकल करेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है आपका इनकम से, उसको ठीक करना है, मतलब क्या आपको इनकम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको एक्सपेंडिचर से, तो आज तक कभी हुआ नहीं। ठीक है, तो ये सब दूसरा बड़ा कारण था। और ठीक करने का क्या गवर्नमेंट लॉन्च की थी, आपको डिटेल जो थोड़ा पहले बताए हैं, वो क्या आपका LPG करने का लाया गया, ताकि भाई सब कुछ ठीक हो सके। अब आपको कुछ छोटा सा टॉपिक आपका डिनोमिटाइजेशन पे भी है। ठीक है, नोटबंदी पे भी है। तो नोटबंदी, इसमें आपको क्या याद रखना, देखिए नोटबंदी अनाउंस कब हुआ था, आपका 8 नवंबर 2016 को। क्या हुआ था इसमें, इससे जो महात्मा गांधी सीरीज जो नोट कहलाता है, उसमें से 500 और 1000 नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है, जिस नोट में महात्मा गांधी का फोटो था, पता ना, उसको महात्मा गांधी सीरीज बोलते हैं। स्केल ऑफ शॉक, अब इसमें क्या है भाई कि जो इसमें क्या था, टू डोमिनेशन जो था ना पूरा इकोनॉमी में, ये 86.9% टोटल करेंसी है, इसी का केवल था। ठीक है, यानी कि 15.44 लाख करोड़, क्योंकि जितना भी पैसा गवर्नमेंट जो छापी थी ना, उसका टोटल वॉल्यूम में से 86.9% केवल ये 500 और ये 1000 का नोट था, जिस उतना का जो छपा था वैल्यू के हिसाब से। तो ये क्या हुआ, ये पूरा बंद कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत शौक का टाइप का, भाई अब इतना हैवी अमाउंट ऑफ गैपिंग आ जाएगा। ठीक है, और रिप्लेसमेंट क्या किया, इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट की क्या थी कि 500 का और 2000 का नोट नया छापी थी। ये 500 का नोट तभी भी चल रहा है, 2000 का नोट जो गुलाबी कलर का हुआ करता था वो बंद हो गया। मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या था डीमोनेटाइजेशन के पहले, नोटबंदी के कारण क्या था, देखिए एक था भाई कि हम लोग ब्लैक मनी को खत्म कर देंगे। मेन इंटेंशन तो ये था भाई ब्लैक मनी को खत्म किया जाएगा। दूसरा क्या है, और जो ट्रेजर फाइनेंस में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ट्रेजर फाइनेंस में जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है इस ब्लैक मनी को, उसको भी खत्म करेंगे। एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन तक, और दूसरा एक कारण ये भी था कि भाई हम लोग मैंने क्या करेंगे कि जो डिजिटल बैंकिंग जो सेक्टर है, उसमें आपका UPI हो गया, डिजिटल बैंकिंग, उसको ज़्यादा प्रमोट भी करने का कोशिश किया जाएगा, ये था। इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन, टू वाइडन द टैक्स नेट, फोर्सिंग इनफॉर्मल कैश बेस्ड ट्रांजेक्शन इनटू द बैंकिंग सिस्टम। देखिए सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम में डाला गया था बढ़िया से, देयर बाय क्रिएटिंग ए परमानेंट डिटेल डाटा रेट। लेकिन सारा चीज़ क्या था भाई कि सब कुछ अच्छा से हो जाए इकोनॉमिक वे में, मतलब मेरे सब बैंक से कनेक्ट हो जाए, आसान भाषा में बैंक से कनेक्ट हो जाए तो बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो ये मेन चीज़ था बच्चों, एक ब्लैक मनी को ये खतरना, ये जो काउंटरफिटिंग बोल रहे हैं ना, वो मेरे समझ लीजिए फेक करेंसी को लेकर के था। फेक करेंसी, काउंटरफिटेड करेंसी बोलने का मतलब क्या होता है, फेक करेंसी। ये फेक करेंसी जो बहुत मार्केट में आ गया था, कोई शक का बात नहीं है, फेक करेंसी हम भी देखे थे, हम भी फेक करेंसी अपने लाइफ में देखे थे, और बहुत इजीली मिलता था फेक करेंसी पहले, और पहचान भी नहीं पाते लोग, एकदम एकदम कॉपी कर दिया था नोट को। ठीक है, तो इसको भी हटाना था, तो ये गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव थी। ठीक है, अब है क्या, देखिए अब इसका आउटकम क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ये सब सोच के इम्प्लीमेंट तो की, पर उसका रिजल्ट क्या हुआ। ब्लैक मनी में क्या हुआ, ब्लैक मनी पूरा रिकवर हुआ नहीं। जो गवर्नमेंट का जो टारगेट था कि ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो हो नहीं पाया। देखो इसको डेटा में समझने के लिए समझिए, यहाँ पर हम आपको लिख के दिए। देखिए गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, भाई ब्लैक मनी को टारगेट करना है। ठीक है, ताकि अब ब्लैक मनी होता क्या, जिस पैसा पे टैक्स नहीं पड़ा है, ठीक है,
जिस पैसा पर टैक्स नहीं पड़ा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक मनी। अब ये क्या था कि ओल्ड नोट जो 500 और 1000 का था, इसको भाई हम लोग क्या कर दिए, बंद कर दिए। गवर्नमेंट हम लोग बंद करेंगे। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट की थी कि क्योंकि ये एक प्रकार का ये इलीगल मनी है, तो कोई इसको बैंक में जाकर जमा करेगा नहीं। अब बैंक में जाकर जमा नहीं करेगा, डिपॉजिट नहीं करेगा बैंक में, तो क्या होगा, टैक्स मतलब बैंक में जाकर जमा करेगा डर से। और अगर डर से अगर जमा करने कुछ करता भी है तो करेगा तो क्या होगा भाई, उसका ऑब्वियस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आराम से पता चल जाएगा कि इतना पैसा आप अचानक से बैंक में कहाँ से लेकर के आए। ठीक है, क्योंकि भाई एकदम से आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह गवर्नमेंट सोची थी क्या थी कि भाई डर के मारे पब्लिक लोग जो हिडन कैश है उसको तो जला देगी या खत्म कर देगी या बर्बाद कर देगी। इस तरह से क्या होगा, ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गवर्नमेंट को ऐसा लगा था कि हिडन कैश और रिमेन अनरिटर्न एंड बिकम वर्थलेस एंड देयर बाय डिस्ट्रॉइंग ब्लैक मनी हेल्ड इन कैश। जो कैश है पैसा रखा था, गवर्नमेंट को लगा था कि पब्लिक उसको जिसके पास ब्लैक मनी वो डिस्ट्रॉय कर दी, पर ऐसा हो नहीं पाया। जो जितना ब्लैक मनी, जितना भी नोट छपा हुआ था 500 1000 का नोट, उसमें से 99% नोट वापस रिटर्न होकर के आ गया आरबीआई के पास। यानी कि जो सोची थी कि ब्लैक मनी कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 500 और 1000 का नोट को पब्लिक लोग जला देगी जो ब्लैक मनी के तौर पर रखा है, ऐसा हुआ नहीं। क्यों? पब्लिक के कारण। पब्लिक के कारण, हाँ पब्लिक के कारण हुआ बच्चों। हुआ क्या, इसमें ना पब्लिक लोग जिसके पास ब्लैक मनी था उसमें एक लूप होल निकाल दी। लूप होल कैसे निकाली, ये क्या की कि छोटा छोटा अमाउंट में सब पैसा को अलग अलग पर्सन को बांट दी। जैसे समझिए ये इसके पास ब्लैक मनी है, बहुत पैसा, इसके पास 100 करोड़ रुपया था ब्लैक मनी के नाम पे। ये छोटा छोटा आदमी लोग के पास गया और बोला कि तुम लोग सब अपना अकाउंट में 2-2 लाख रुपए रखवा लो मेरा नाम पे। तो मेरा नाम पे नहीं, हम तुमको दे रहे हैं 2-2 लाख रुपए, तुम मेरा अपना अकाउंट में डलवा लो। इसके बदले में तुमको हम इस 2 लाख पे तुमको 10% कमीशन दे देंगे। सब कोई पैसा का लालच में आ गया। अब इसी तरह से हर कोई अपने अकाउंट में 2-2 लाख रुपए डलवा दिया, तो क्या हुआ, 100 करोड़ का ब्लैक मनी क्या आपको व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। ये वन ऑफ द बिगेस्ट लूप होल जो लोग निकाल के दिखाया था। ये मतलब हर चीज का यहाँ पर लूप होल निकल आता है। तो यही हुआ था बच्चों इस ब्लैक मनी के साथ, इसीलिए उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया जितना सक्सेसफुल वो हो सकता था। अब इसके लिए बोला जाता है कि भाई समझ लीजिए कि इसके लिए ना समझ लीजिए बड़ा बड़ा जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो लोग जिम्मेदार हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये आइडिया देखिए अनपढ़ गंवार लोग को इतना आइडिया आता नहीं है क्या पैसा से निकालिए। तो लूप होल निकालने का काम समझ लीजिए पढ़ा लिखा लोग ही किया था। ठीक है, तो ये हुआ था। तो आपको ब्लैक मनी समझ में आ गया भाई, ये तो बहुत ही लिमिटेड हो पाया, बहुत ही लिमिटेड में। डिजिटल इकोनॉमी को जो टारगेट रखा था भाई कि हम लोग सब कुछ डिजिटल इकोनॉमी में आए थे, हाँ वो बहुत सक्सेसफुल हुआ, हाईली सक्सेसफुल। आज दुनिया भर का जो पेटीएम देख रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं, या जो अलग अलग ऐप देख रहे हैं, मनी बैंकिंग देख रहे हैं, सब मनी बैंकिंग बोलते हैं, डिजिटल बैंकिंग देख रहे हैं, सब क्या है, उसी का देन था, उस नोटबंदी का ही देन था। समझ में आया? टैक्स कंप्लायंस और वैसे ये भी बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल हुआ। बहुत कोई लोग अपना डिस्क्लोज कर दिया, बहुत कोई लोग अपना अकाउंट डिस्क्लोज कर दिया और जो टैक्स था उसको सीधा सीधा भर दिया। ठीक है, फेक करेंसी, फेक करेंसी में भी बहुत लगाम कसा गया। फेक करेंसी भी एक हद तक रिलीफ मिला, लेकिन अभी वो टेम्पररी पड़ के मिला है, कि ऐसा नहीं उसको परमानेंट इलाज मिल गया। और जो इशू था उसका वो जो पहले था, जो करेंसी छपकी आती थी उसका तो कमर तोड़ के रख दिया। लेकिन अभी का डेट में भी काफी प्रॉब्लम है, क्या नोट बाहर छाप ही देता है। ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके छाप ही रहा है। तो ये सब था बच्चों, तो ये हम आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिए। आई होप आपको कहीं डाउट ना रहा हो। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपको डाउट होगा बच्चों तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।